हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग पीजीटी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, टेस्ट नंबर 11 था। ठीक, और इसके पहले जो टेस्ट हुए हैं टोटल लगभग 10 सेट आपका हो चुका है, जो 125 प्रश्नों पे है, और आपका यूनिट वाइज टेस्ट भी हो चुका है। तो यदि आप टेस्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या कंप्लीट बैच से जुड़ना चाहते हैं पीजीटी टीजीटी के, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। और नेट का बैच भी आपका यहाँ पे स्टार्ट है, तो यदि आप नेट के बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है और कंबाइंड बैच भी है। ठीक, उसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 15 प्रश्नों को देख लिया था। इसमें हम लोग 16 से आगे देखेंगे। बीच में 2 दिन आपका गैप हो गया था वीडियो का। तो 16 नंबर का प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला में एक दरार घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पर दिया है अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है, बी और सी दोनों है। ठीक, तो यदि आप देखेंगे तो ये दरार घाटी में बहने वाली नदियों में आपका नर्मदा हो गया, और तापी नदी है, और आपका है दामोदर नदी भी जो है, जो कोयला वाला एरिया क्षेत्र है। तो ये तीनों जो है नर्मदा नदी तापी और दामोदर, इसे दरार घाटी के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है, यानी ब्रह्मस घाटी में बहने वाली नदियाँ। ठीक, और यदि आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, विंध्यन है, फिर आपका क्या है, सतपुड़ा है। ठीक, इन दोनों के बीच आपका यहाँ नर्मदा बहती है, और नीचे यहाँ पे आपका ताप्ती नदी है। और नर्मदा आपका ये यहाँ से जो अमरकंटक है, वहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी तीन आपका यहाँ से निकलती हैं अमरकंटक से। तो हालांकि महानदी जो है यहाँ पे इसके और दक्षिण में सिहवा की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। तो नर्मदा आपका किन दो पहाड़ियों के, यहाँ पे आपका विंध्यन ऊपर है और नीचे आपका ये सतपुड़ा रेंज हो जाता है। ठीक, सतपुड़ा रेंज है, और ये पूरा आपका ब्रह्मस घाटी यहाँ पे है। चूँकि ये वाला जो पार्ट है नीचे, ये आपका दक्षिण भारत वाला और उत्तर भारत का, तो आप जब प्लेट टेक्टोनिक्स या महाद्वीपीय विस्थापन आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको ये देखा होगा आपने कि ये जो दक्षिण वाला पार्ट है ये इसमें जुड़ा जब, तो यहाँ पे एक भ्रंश या कगार बन गए हैं, तो उसी में उसी ढाल का अनुसरण करते हुए नर्मदा और तापी प्रवाहित होती हैं। ठीक, तो दिए गए विकल्प के अनुसार आपका बी और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर पे देखते हैं। 17 नंबर है कि कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो टोडा जनजाति का जो मूल निवास स्थान है ये कहाँ पे है। विकल्प आपके पास दिया गया, मूल स्थान की बात यहाँ पे चल रही है। तो विकल्प आपके पास है जौनसार, और है गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया है, नीलगिरी है। ठीक, तो जो टोडा जनजातियाँ हैं ये नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र की ये मूल निवास इनका जो है नीलगिरी पहाड़ियों के पास है। ठीक, और नीलगिरी पहाड़ी जो है ये भी आप यदि देखेंगे तो इधर से आपका ये कौन सा है, ये आपका पूर्वी घाट बोला जाता है। ठीक, और ये आपका पश्चिमी घाट है, चूँकि पश्चिम दिशा में है। तो ये दोनों पहाड़ियों वाला ही एक पश्चिमी घाट, एक प्रकार से पर्वत श्रेणी आप मान सकते हैं या रेंजेज हैं, ये दोनों जो मिलती हैं। यहाँ पे आपका नीलगिरी पर्वत है, इन दोनों का एक ज्वाइंट आप कह सकते हैं। ठीक, और ये आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में इसका भाग है, विस्तार है किसका, नीलगिरी पहाड़ी का। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ से क्लियर हुआ, यहाँ पे टोडा जनजातियों का निवास स्थान है। क्लियर। चलिए 18 नंबर पे देखते हैं। सही जोड़े को मिलाना है यहाँ पे आपका दिया ज्वार का प्रकार और विशेषता, अर्धदैनिक ज्वार, बसंत ज्वार और नेप ज्वार। विकल्प आपके पास 1 2 सही हैं, 2 3 सही हैं, या 1 3 है, 1 2 3 तीनों सही हैं।
ठीक, तो आइए एक एक के बारे में जानते हैं यहाँ पे कि ज्वार देखिए आप लोग पढ़ाया भी गया प्रॉपर। तो समुद्र का जो जल स्तर है, जब उसमें उतार चढ़ाव आपने देखा ही होगा, जो आपका नज़दीकी तरंग बनती है, जब इससे ज़्यादा जल ऊपर उठ जाए तो वो आपका ज्वार हो जाता है, और जब ये नीचे गिरता है तो इसे भाटा कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के ये आकर्षण शक्तियों के कारण होता है, और विभिन्न प्रकार की क्या, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो ये ज्वार कहा जाता है, और नीचे बैठता है तो इसे भाटा कहा जाता है। ठीक, ये बैगन वाला भाटा नहीं। ठीक, जैसे बैगन को नॉर्मली गांव में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, तो उसको मत समझिएगा। तो वही आपका ये ज्वार है। तो ज्वार कई प्रकार के यहाँ पे होते हैं। ठीक, और इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा एक सर्ज होता है, जैसे समुद्र में सर्ज, ये शब्दावलियाँ आप ध्यान रखिएगा। सर्ज क्या होता है कि ये हवाओं या वायुमंडलीय दबाव के कारण जो है पानी की गति जो होती है उसे सर्ज कहते हैं। जबकि जो लहरें होती हैं, समुद्री लहरें, ये भी ज्वार की तरह नियमित नहीं होती हैं, लेकिन इनकी जो लहरों की ऊंचाई होती है ये ज्वार से कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक एक का देखते हैं कि अर्धधनिक ज्वार है, दो ये जोड़े को मिलान करना, दो उच्च ज्वार और दो कम ज्वार प्रत्येक दिन आते हैं, तो ये आपका अर्धधनिक ज्वार होता है। सही है ये। बसंत ज्वार जो है तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक शीत में हो, सीधी रेखा में। और निप जो ज्वार होता है तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तो ये निप ज्वार कहा जाता है। तो ये आपका इसमें तीनों सही हैं, तो इस हिसाब से एक सुमेलित हैं। ज्वार का डिटेल्ड वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार। डी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है जिन जिलों में कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, यहाँ से आपका गुजरी, ये आपका त्रिपुरा मिजोरम वाला पार्ट भी आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि कहाँ से नहीं गुजरती। अब देखिए यहाँ पे राज्यों का नाम नहीं दिया है, बल्कि जो वहाँ पे शहर पड़ते हैं उनका नाम दिया। शाहपुर, राजगढ़, इंदौर, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन। तो कर्क रेखा पर जो पड़ने वाले शहर हैं इसका यहाँ पे दिया गया, चूँकि मध्य प्रदेश के लगभग ये 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उन्हीं जिलों का नाम यहाँ पे दिया है। रतलाम है, उज्जैन है, शाहपुर है, या शाहजहाँपुर, राजगढ़ है, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर से भी जाती है, कटनी है, जबलपुर है, उमरिया है, शहडोल है। लेकिन आपका इंदौर, यहाँ पे देखिए प्रश्न समझिएगा, कहाँ से नहीं जाती है, तो नहीं गुजरती है यहाँ पे आपका इंदौर और बालाघाट, इन दोनों से नहीं जाती है। जबकि शाहपुर से भी, राजगढ़ से भी, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, 14 जिलों की हमने बात किया, तो 6 आपके यहीं मिल गए। ठीक, शहडोल हो गया, उमरिया है, कटनी, दमोह, सागर, रायसेन, इन सब से जो है जाती है। और यहाँ पे जो विकल्प दिया गया इंदौर और बालाघाट से नहीं जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो आपका दिया है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव किसके कारण होता है। डाट डाट है ना, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। नीचे दिए गए विकल्प हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी की क्रांति, या पृथ्वी का असमान ताप। एक चीज़ और, अगले वीडियो में जो नेक्स्ट होगा तो उसमें कोशिश किया जाएगा कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक, दोनों एक साथ कर दिए जाएँ। जैसे इसमें आपका हिंदी दिख रहा है ना, इसी का इंग्लिश वर्जन भी आपको कोशिश किया जाएगा प्रोवाइड कराने का। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव जो है किसके कारण होता है। क्या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है, या पृथ्वी घूमने के कारण होता है, या पृथ्वी की क्रांति, या पृथ्वी का असमान ताप। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है इसी की वजह से पूरा ये मौसम परिवर्तन, या जो हम ऑक्सीजन यहाँ पे लेते हैं, सब किसके द्वारा ये बंधा होता है। ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हमें पर्यावरण ये बंधा हुआ प्राप्त होता है, यानी कि पर्यावरण हमें प्राप्त हो पाता है, गैसें प्राप्त हो पाती है। ये सब किसका कारण है, गुरुत्वाकर्षण का। तो वायुमंडलीय दबाव जो है
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया गया विकल्प है इसमें ये सही है। और अगला है 21 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी है और ये 21 नदी किनारे है, तो ये आप जानते हैं, आसान सा प्रश्न है ये, यमुना के किनारे है। अगला है कि भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है। ये हमने देखिए खनिज वाला जो वीडियो अपलोड किया है ना, उसको आप देख लीजिएगा, जो डाटा वाला वीडियो है उसमें, इसीलिए हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो खनिज की राजधानी इसे कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। ठीक, और ये खनिजों के रूप में सबसे समृद्ध एरिया भी है। छोटा नागपुर जो पठार है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी कुछ एरिया इसका आता है। और यहाँ पे गोंडवाना लैंड वाली चट्टानें हैं, गोंडवाना चट्टानों का यहाँ पे, और दामोदर घाटी वाला जो कोयला रीजन है सब आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, हजारीबाग का अवरक क्षेत्र हो गया, चूना पत्थर यहाँ पे, लोहा, बॉक्साइट, मतलब कि लगभग सभी अयस्कों का यहाँ पे निक्षेप पाया जाता है। अगला है पृथ्वी पर जो जल संसाधन हैं, तो पृथ्वी पर जल के संसाधन कौन से हैं। समुद्र या सागर, पहाड़ अथवा ध्रुव बिंदु के पास जो बर्फ जमी वो है, या मानसून की बारिश है, या महासागर, बर्फ, बारिश और भूमिगत जल, ये सभी हैं। तो पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल संसाधन है, महासागरों से भी बर्फ पिघलती है, उससे भी बारिश भी प्राप्त होता है, और भूमिगत जल ये भी है। ठीक, तो इसमें चारों सही है। वातावरण में मौजूद रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो वातावरण में मौजूद जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी है। नाइट्रोजन है, आर्गन है, जलवाष्प है, या फिर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखिए जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ESP, ये आपने 8th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो जिनकी बाह्य कक्षाओं में टोटल इलेक्ट्रॉन जैसे 2, 8, 8 का ये पूरा डिवीजन होता था, 2, 8, 18 का। तो इसमें जैसे आपका आर्गन का 2 है परमाणु क्रमांक, तो 2 आपका ये क्या है, पहली कक्षा फुलफिल हो जा रही है, तो इसीलिए इनको अक्रिय गैसों के रूप में या निष्क्रिय गैसों के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपका आर्गन जो है, आर्गन हो गया, रेडान है या नियान है, नियान का आपका 10 होता है आई थिंक, तो ये 2 और 8 हो जाता है, तो इसका भी 22 तक पूरा होता है। ये निष्क्रिय गैसें होती हैं। अगला है कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है, चावल है, मकई है, गेहूं है, बाजरा है। ठीक, तो इसमें देखिए कि गेहूं जो आपका ये खरीफ की नहीं बल्कि रबी की फसल है, और जो खरीफ की फसल है इसमें आपका जो है जो अप्रैल हो गया, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो बुआई की जाती है, जैसे यहाँ पे मकई है, मक्का, चावल है, नाशपाती हो गया, बाजरा हो गया, अरहर है, कपास है। ठीक, बाजरा ये भी आपका क्या खरीफ की फसल है। और जो नहीं है, गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सभी रबी वाली हैं, जो नवंबर महीने के या अक्टूबर महीने के बाद जो बोई जाती हैं, सर्दियों में जो बोई जाती हैं। ठीक, सरसों हो गया, जई हो गया, ये सभी जो आपका रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर देना है कौन सा है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ भी ये ध्यान देना कौन सा सही नहीं है। यह अटलांटिक महासागर के किनारे है, तो जो रिंग ऑफ फायर है ये पैसिफिक ओशन के पास है, इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर आग का गोला जो है इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रशांत महासागर है, यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी जो इसका
बेसिकली लिया जाता है। तो ये ज्वालामुखी की वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो मैक्सिमम ज्वालामुखी यहाँ पे आते हैं। तो आपने प्लेट टेक्टोनिक्स या भूकंप ज्वालामुखी पढ़ा होगा, तो उससे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर को कहा है कि अटलांटिक महासागर के किनारे पर है, तो ये पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, यह सक्रिय ज्वालामुखियों लगातार भूकंपों की विशेषता है, तो ये आपका सही है। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक, आग का गोला या आग का वलय। तो इसमें एक गलत पूछा है ना, ये देखिए गलत का है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक वाला जो है सही नहीं है। अगला देखिए, कौन सा देश लैंड लॉक्ड है? कौन सा देश जो है लैंड लॉक्ड यानी कि भू आबद्ध क्षेत्र है। भू आबद्ध का मतलब कि जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो। मंगोलिया, बोलीविया, सूडान, रवांडा। सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, यानी कि जहाँ पे समुद्रों की पहुँच नहीं होती है, जैसे मान लीजिए आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ठीक, तो नेपाल चारों तरफ से आपका भू आबद्ध एरिया है, यानी भूमि से ढका हुआ है। तो इसमें देखिए आपका मंगोलिया भी है। मंगोलिया आपने देखा होगा, चीन इधर है यहाँ पे, जैसे ये वाला चीन वाला जो पार्ट है यही आपका जो है मंगोलिया है। ऊपर आपका रसिया हो जाता है। तो मंगोलिया भी क्या है आपका भू आबद्ध एरिया है। बोलीविया भी है भू आबद्ध क्षेत्र, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री में आते हैं ये। और आपका देखिए सूडान है, रवांडा है। रवांडा है, दक्षिणी सूडान आपका हो सकता है, लेकिन ये आपका देखिए सूडान पूरा दिया है, तो रवांडा भी आपका भू आबद्ध में आता है। सूडान आपका इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी चीन सागर की सीमा नहीं बनाता है? पूर्वी चीन सागर इसलिए पूछा क्योंकि ये बहुत बार चर्चा में रहता भी है, तो इसी वजह से इसे प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो पूर्वी चीन सागर जो है ये पैसिफिक ओशन के अंतर्गत ही आता है, उसी का एक अब भाग मान सकते हैं। ठीक, और ये चीन दक्षिण चीन सागर जो है यहाँ पे जो आपका, यदि आप वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, ये इंडिया हो गया, इधर आपका ये चाइना हो गया, और यहाँ पे मलेशिया और ये हो गया। तो जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे आपका जो ये वियतनाम वगैरह है ना, ये आपका दक्षिण चीन सागर में आता है। और यहाँ पे फिलीपींस भी है इधर। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्वी चीन सागर की सीमा जो है कौन नहीं बनाता है। ठीक, तो पूर्वी चीन सागर जो है इसकी सीमा जापान से भी है। जापान यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए दक्षिण चीन सागर यहाँ पे है, और पूर्वी चीन सागर यहाँ पे है, जिसे पीत सागर भी कहते हैं। पीला सागर यहाँ पे छोटा सा है। तो यहाँ पे पूर्वी चीन सागर स्पेशली आपसे पूछा गया है। तो दक्षिण चीन सागर यहाँ पे हो गया, पूर्वी चीन सागर ये है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इससे सीमा नहीं बनाता। ताइवान आपका है। अब विकल्प आपका यहाँ पे देखते हैं। विकल्प देखिए 2 3 4 है, 1 2 3 है, 2 4 5 है, 1 3 5 है। तो 28 नंबर का जो राइट हो जाएगा, ताइवान आपका सीमा बनाता है। उत्तरी कोरिया नहीं बना है, पीत सागर के पास है ये। दक्षिणी कोरिया है। जापान ये सीमा बनाता है, ये नहीं बनाता है। फिलीपींस भी नहीं बनाएगा, इंडोनेशिया भी नहीं बनाएगा। ठीक, एक बार आपको मैप भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए आपका पीत सागर हमने बताया था, ये पीला सागर है।
इधर आपका दक्षिण चीन सागर है, ये आपका ताइवान वाला है। इधर देखिए आपका फिलीपीन सागर है, इधर जापान सागर है, और ये सियोल है, ये साउथ कोरिया है, ये आपका पूर्वी चीन सागर है। और यही पूछ रहा है कि कौन नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे जापान है आपका, और ये ताइवान है, ये फिलीपीन सागर है, तो और फिलीपीन सागर उसमें दिया नहीं है। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग उस पर। तो यहाँ से आप देखिए, ये सी ऑफ जापान हो गया, ये पीत सागर है, ये आपका ईस्ट ऑफ चाइना सी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो केवल दो ही आपका मिल रहा है, ताइवान और जापान। फिलीपींस नहीं बल्कि फिलीपींस सागर है, फिलीपींस सी। ठीक, इंडोनेशिया तो है ही नहीं वहाँ। उत्तरी कोरिया आपका ये LOC से बना रहा है, साउथ कोरिया होता तो हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 29। 29 में कह रहा है कि संवहन वर्षा, देखिए ये थोड़ा सा ब्लर है तो अब क्लियर है। संवहन वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संवहनी वर्षा उन क्षेत्रों में आम है जो तीव्रता से गर्म होते हैं। ठीक, तो यह उन क्षेत्रों में है जो तीव्रता से गर्म होते हैं। और दिया है कि यह ज़्यादातर पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है, तो नहीं। सही कथन इसमें देखना है तो तीव्रता से संवहनी वर्षा कहाँ पे देखने को मिलती है? आपका जो इक्वेटर है, विषुवतरेखी प्रदेश है, यहाँ पे वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनी प्रकार की होती है, और मैक्सिमम वर्षा दोपहर के बाद होती है। ठीक, तो ये संवहनी प्रकार की वर्षा जो है उन क्षेत्रों में आम है जो तीव्रता से गर्म होते हैं, तो ए विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? MP का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? राजा भोज है, खजुराहो, देवी अहिल्याबाई, ग्वालियर। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है ये है सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, और ये इंदौर में बनाया गया था। होलकर जो राज्य था उसके प्रशासन के द्वारा ये बनाया गया था, हालांकि बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। ठीक, और मराठा जो राजवंश था, मराठा साम्राज्य का जो होलकर राजवंश था उसकी महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो सिटी कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो सिटी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा आपका मुंबई है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली है, दूसरे पे आपका दिल्ली है, और तीसरे नंबर पे आपका कोलकाता है, चौथे नंबर पे आपका चेन्नई है। तो याद रखिएगा जो मेट्रो सिटी हैं भारत के उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुंबई की है, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर आपका चेन्नई है। अगला है दुनिया के 90% भूकंप और 80% दुनिया के 90% भूकंप और 80% दुनिया के सबसे बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर के साथ आते हैं। किस रिंग में यह रिंग ऑफ फायर निहित है? किस रिंग में नहीं, आप कह सकते हैं किस स्थान पे। फिलहाल मतलब यहाँ पे ये केवल पूछ रहा है कि कहाँ पे जो है आपका रिंग ऑफ फायर है जहाँ 90% भूकंप और जो 80% सबसे बड़े भूकंप आते हैं। तो ये आपका पैसिफिक ओशन है। और कौन सी नदी पंजाब से होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी पंजाब से होकर नहीं बहती है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक, पंजधन आब आप कह सकते हैं, पंजधन आब, आब यानी कि जो नदियों का, दोआब आप जानते हैं उसी से बना है।
तो 5 नदियों की भूमि के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें आपका ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज ये सभी हैं। ठीक, लेकिन वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो पंजाब में सतलज है, रावी और ब्यास ये दोनों बहती हैं, सतलज, रावी, ब्यास। हालांकि पाकिस्तान में अब जो पंजाब राज्य है, ठीक, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है ना कि ये इंडिया वाला पंजाब पूछ रहा है या पाकिस्तान वाला, तो इस हिसाब से झेलम भी बहेगी पंजाब में ही, तो इसमें यमुना जो है यहाँ पे नहीं बहेगी। तो सतलज, रावी, झेलम, लेकिन वर्तमान समय में केवल सतलज, रावी और ब्यास। ठीक, यदि पूछे भारत यहाँ पे जोड़ दे तो, और नहीं तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पे यमुना की जगह ब्यास लिखा होता, तब आप क्या करते हैं, तब आप झेलम लगाते हैं। क्लियर हुआ? तो उसके बाद आपका यहाँ पे 34 नंबर है, यूनियन बजट 2021-22 के अंतर्गत निम्न में से किस पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया। यानी कस्टम ड्यूटी जो है किस पे तर्कसंगत ये बनाई गई। सोना चांदी, 3 सिल्वर, तांबा, सोना या टीन और तांबा। सोना चांदी पे जो है कस्टम ड्यूटी की बात यहाँ पे की गई। तो ये देखिए, ये आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी 2022-23 का भी वो आ चुका है बजट। ठीक, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये 21-22 का था। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत जिम्मेदार है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ये यौन मंडल जो है ये आपका आयन मंडल है वैसे। ठीक, यहाँ पे आपका जो है रेडियो तरंगे विक्षेपित होती हैं, जहाँ पे आपने अलग अलग एफ वेव और ई वेव इन सब का अलग अलग लेयर आपने F1 F2 पढ़ा होगा। तो बस यहाँ पे ये जानिए कहाँ से ये रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये आपका रेडियो तरंगे जो है, रेडियो वेव्स आपका आयन मंडल से। पृथ्वी के वातावरण के संबंध के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 90% से अधिक पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक सीमित है। ठीक, ये बात सही है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक, ओजोन जो है ये पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, ये भी सही है। क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडलीय ओजोन भी। ठीक, क्षोभ मंडल में भी ओजोन गैसें पाई जाती हैं और ये समताप में भी पाया जाता है। सबसे सघनता इसकी 22 से 25 के आसपास रहती है। ठीक, 22 से 25 के आसपास सर्वाधिक सघनता होती है, हालांकि ये 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो इस आधार पे आपका 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन। अगला है कारजस खदान दुनिया की सबसे बड़ी लोएस्ट खदान है, यह किस देश में है। किस देश में ये लोएस्ट की खदान है जो दुनिया की सबसे बड़ी लोएस्ट की खदान के नाम से जानी जाती है। तो कारजस जो खदान है ये उत्तरी ब्राज़ील का जो कारजस पर्वत है वहाँ पे पारा राज्य है एक। ठीक, वहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे ब्राज़ील आप कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका 38 नंबर, देखिए अपलाचियन या अपलेशियन कह सकते हैं आप पर्वत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वे पृथ्वी पर सबसे कम उम्र के पहाड़ों में से हैं, वे दक्षिण अमेरिका में हैं।
और यहाँ पे आपका दिया गया है, कौन सा सही उत्तर होगा? तो जो यहाँ पे अपलाचियन दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपलाचियन जो लिखा है ये अपलेशियन ही है। ठीक, अभी मैप में मैं दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है कि सबसे कम उम्र के पहाड़ हैं, क्या ये सबसे नवीनतम युग वाले पर्वत हैं? तो ये नहीं है। दक्षिण अमेरिका में है? नहीं, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर एरिया है, अलबामा वाला, ठीक, वहीं पे ये आपका पाया जाता है। 3200 किलोमीटर के रेंज में है ये पूरा एक रीजन ही है, श्रेणी ही है पूरा। ठीक, तो इस आधार पे दोनों नहीं सही है, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अपलेशियन पर्वत को मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अपलेशियन रीजन है। देखिए लिखा क्या गया, अपलाचियन लिखा गया है, तो ऐसे इसे अपलेशियन पढ़ा जाता है। और ये आपका केंटुकी देखिए है, अलबामा वाला एरिया हो गया, मिसिसिपी, ये पूरा रीजन जो है ये आपका अपलेशियन रीजन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप है ना, ये वाला जो है आपका ये अपलेशियन पर्वत है। और भी यहाँ पे ढेर सारे पर्वत हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो क्लियर हुआ। 39 देखिए कि एस्चुअरी, ये जो एस्चुअरी लिखा है ना, ये एस्चुअरी है। एस्चुअरी के संबंध में कौन से कथन है, इस पर विचार कीजिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मीठे पानी की नदी या धारा समुद्र या एक महासागर से मिलती है। एस्चुअरी कह रहा है कि ये एक ऐसा मुहाना है जहाँ पे मीठी नदी, मीठी पानी की नदी या जो जलधारा है वो महासागर में मिलती है। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका मुहाना होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मुहाना बोला जाता है। एस्चुअरी में क्या होता है, नमकीन महासागर या एक मीठे पानी की नदी के साथ मिश्रित इसमें होता है हालांकि। तो इसमें देखते हैं कि एस्चुअरी एक जैविक रूप से कम उत्पादक क्षेत्र होता है। तो ये आपका एस्चुअरी को ही मुहाना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका रंग हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा, कौन सी नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं, तो नर्मदा, तापी, ये नदियाँ यहाँ पे आपका देखिए एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो इनके जल में नदभार की कमी होती है। नदभार इसलिए कमी होती है क्योंकि ये इधर आपका, जैसे नर्मदा की बात करें तो ये आपका विंध्यन हो गया, इधर आपका कौन सा है, सतपुड़ा है, इनके बीच ये प्रवाहित होती है। उसकी वजह से ये यहाँ पे पथरीली चट्टानें हैं और उसको काट नहीं पाती है, इसकी वजह से उसमें नदभार कम होते हैं, तो इसीलिए ये एस्चुअरी बनाती हैं। तो इसमें केवल एक आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? एमपी के यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये आपका अलीराजपुर, मुरैना, इंदौर, भोपाल। अलीराजपुर में स्पेशली मैक्सिमम है यहाँ पे। ठीक, इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपका एमपी का ऐड किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? भाखड़ा है, कोयना है, पोंग डैम है, टिहरी डैम है। तो सबसे ऊंचा जो डैम है भारत का वो आपका टिहरी डैम है। ठीक, ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा डैम भी है और भागीरथी नदी पे आपका उत्तराखंड में बनाया गया है। और 42 में देखिए पूछ रहा है कि डोलड्रम क्या है? बर्फ़ के साथ उच्च अक्षांश, कम दबाव के साथ इक्वेटोरियल जोन, पहाड़ों का उच्च दबाव क्षेत्र, उच्च दबाव के साथ उपध्रुवीय क्षेत्र। तो कम दबाव के साथ जो है ये इक्वेटोरियल वाला जो जोन है ना, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, यही आपका क्या होता है, डोलड्रम होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग 42 क्वेश्चन देखे हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाले में हो गया, इसमें 42 तक हो गया। ठीक, तो किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट लगे कहीं भी तो आप कमेंट कर लीजिएगा और कोशिश किया जाएगा कि आपके प्रश्नों को क्लियर कर दिया जाए नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप जो बैच चल रहे हैं उससे जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ज्योग्राफी का लगभग आपका सभी कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे आपका मटेरियल उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।